11 सितंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। उस समय डेविड लॉयड जॉर्ज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। वह मित्र राष्ट्रों की सफलता से बहुत प्रसन्न था। लॉयड जॉर्ज अपने साथ देश में तैनात सैनिकों और महिला युद्ध सामग्री कर्मियों की अनुपस्थिति की अस्थायी छुट्टी लेकर मैनचेस्टर गए। वे पिकाडिली स्टेशन से लेकर अल्बर्ट स्क्वायर तक पूरे रास्ते जय जयकार करते रहे। लेकिन शाम को ब्रिटिश प्रधानमंत्री को अचानक बुखार और गले में खराश हो गई। धीरे धीरे शरीर कमजोर हो जाता है। इसके बाद लॉयड जॉर्ज को मैनचेस्टर टाउन हॉल में लगातार 10 दिनों तक बिस्तर पर रहना पड़ा। वह इतना बीमार था कि उसे अस्पताल ले जाने की स्थिति नहीं थी। टाउन हॉल में कृत्रिम सांस देकर उनका इलाज किया जा रहा था। लॉयड जॉर्ज 55 वर्ष के थे। मैनचेस्टर गार्जियन से लेकर अधिकांश ब्रिटिश प्रेस का मानना था कि उनकी बीमारी के पीछे जर्मनी का हाथ था। उसे दूर करने के लिए जहर का प्रयोग किया गया है, लेकिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री के डॉक्टरों ने उस दावे को खारिज कर दिया। बाद में पता चला कि उन्हें स्पेनिश फ्लू हो गया है। स्पेनिश फ्लू का नाम अभी तक निर्धारित नहीं किया गया था। यह नामकरण बहुत बाद में हुआ, लेकिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस यात्रा में भाग्यशाली थे और किसी तरह मौत से बच गए। लेकिन ब्रिटेन में करीब 2.5 करोड़ लोग इतने भाग्यशाली नहीं थे। उनकी मृत्यु स्पेनिश फ्लू वायरस से हुई, जो प्रथम विश्व युद्ध में संयुक्त रूप से मारे गए ब्रिटिश सैनिकों और नागरिकों से कहीं अधिक है। वायरस से वैश्विक मृत्यु दर अकल्पनीय थी। हाल के शोध से पता चलता है कि स्पेनिश फ्लू से उस दौरान दुनिया भर में 50 से 100 मिलियन लोग मारे गए थे, जो प्रथम विश्व युद्ध में हुई मौतों की संख्या से कहीं अधिक है। ऐसा माना जाता है कि वास्तविक संख्या दोनों विश्व युद्धों की संयुक्त संख्या से अधिक है। शुरू में यह सोचा गया था कि स्पेनिश फ्लू संभवतः जीवाणु संक्रमण के कारण हुआ था। स्पेन से लेकर दुनिया के कई मीडिया आउटलेट्स ने ऐसी खबरें छापी, लेकिन बाद में पता चला कि यह जानकारी गलत है। स्पेनिश फ्लू के लिए एक नए प्रकार का वायरस जिम्मेदार था। बाद में शोध से पता चला कि इसे H1N1 वायरस नाम दिया गया था, लेकिन शुरुआत में इसे स्पेनिश फ्लू कहा गया। लेकिन स्पेनिश फ्लू की उत्पत्ति कहां से हुई, इसका जवाब जानने के लिए आपको कुछ दशक पीछे जाना होगा। 6 अप्रैल 1917 को संयुक्त राज्य अमेरिका मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया। इससे पहले अमेरिकी सेना अपेक्षाकृत छोटी थी, लेकिन युद्ध में शामिल होने के कुछ ही महीनों के भीतर उन्होंने एक विशाल सेना खड़ी कर ली, जिसमें से लगभग 20 लाख सैनिकों को यूरोप में लड़ने के लिए भेज दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास एक बड़ी सेना को प्रशिक्षित करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन आवश्यकता के कारण वे देश के विभिन्न भागों में नए शिविर बनाते हैं। इनमें से एक कंसास में फोर्ट रिले था। सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए वहां एक नया कैंप फनस्टन बनाया गया था। कैंप फनस्टन में कुल 50,000 सैनिकों को ठहराया गया था। वहां मार्च 1918 की शुरुआत में एक सैनिक को पहली बार बुखार के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कुछ घंटों बाद 100 से अधिक सैनिकों को इसी कारण से अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक ही स्थान पर बड़ी संख्या में सैनिक होने के कारण बीमारी आसानी से फैलती थी। बाद में अप्रैल में जब अमेरिकी सैनिक यूरोप के युद्ध क्षेत्रों के लिए अपना गृह देश छोड़कर चले गए, तो वे अपने साथ वायरस भी लेकर आए। इसके बाद ये ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत पूरे यूरोप में फैल गए। स्पेनिश फ्लू से दुनिया का कोई भी हिस्सा नहीं बचा था। यह वायरस एशिया और अफ्रीका सहित प्रशांत महासागर के अलग अलग द्वीपों में भी फैल गया। स्पेनिश फ्लू रूसी फ्लू से पहले आया था, जो 30 साल पहले यूरोप में बुखारा, उज्बेकिस्तान में उत्पन्न हुआ था। उस समय उज्बेकिस्तान रूस का हिस्सा था, इसीलिए इस वायरस का नाम रशियन फ्लू रखा गया। लेकिन स्पेनिश फ्लू को गलत नाम दिया गया, क्योंकि इस वायरस की उत्पत्ति स्पेन में नहीं हुई थी। फिर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने किसी भी पक्ष के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन उनकी तटस्थ भूमिका के कारण ही उनका नाम इतिहास के एक काले अध्याय से जुड़ा है। प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने वाले देशों की सरकारों ने अपने प्रेस पर नियंत्रण लगा दिया। इनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन शामिल थे। सरकार की अनुमति के बिना उन देशों की मीडिया कोई भी संवेदनशील खबर प्रकाशित नहीं कर सकती थी। लेकिन चूंकि स्पेन तटस्थ भूमिका में था, इसलिए प्रेस पर नियंत्रण लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। परिणाम स्वरूप जब राजा अल्फोंसो III और उनके मंत्रिमंडल के कई सदस्य वायरस से संक्रमित हुए, तो स्पेनिश प्रेस ने इस खबर को गंभीरता से लिया। स्पेनिश प्रेस की बदौलत यूरोप में पहली बार इस वायरस के बारे में सुना गया।
हालांकि यह वायरस यूरोप में पहले ही फैल चुका था, लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस या संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार नहीं चाहती थी कि उनके देश में ऐसी बीमारियों के बारे में लोगों को पता चले। परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने युद्ध के औचित्य को बनाए रखने के लिए इस समाचार को छिपा दिया। फिर जब स्पेनिश प्रेस ने बताया कि उनके राजा बीमार हैं, तो ब्रिटेन और फ्रांस के नेताओं ने स्पेन को वायरस के स्रोत के रूप में प्रचारित किया। नतीजा यह हुआ कि यह वायरस स्पेनिश फ्लू बन गया। लेकिन स्पेनवासी जानते थे कि वे इस वायरस के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। उन्हें फ्रांसीसी सैनिकों पर वायरस फैलाने का संदेह था, लेकिन उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था। फिर वे इस झूठे आरोप को फैलाने का एक नया तरीका लेकर आते हैं। मैड्रिड के जर्जुएला थिएटर में डॉन जुआन के मिथक के निर्माण के दौरान द सोल्जर ऑन नेपल्स नामक गीत बहुत लोकप्रिय हुआ। गाना वायरस की तरह वायरल हो गया। बाद में स्पेनियों ने इस वायरस का नाम सोल्जर ऑन नेपल्स रख दिया। लेकिन दुनिया भर में उस महामारी वाले वायरस की असली पहचान आज भी स्पेनिश फ्लू ही है। हालांकि यह वायरस स्पेन में उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन इसने वहां लाखों लोगों की जान ले ली है। यहां तक कि स्पेन की मृत्यु दर भी ब्रिटेन से 2 गुनी थी और यह डेनमार्क से 3 गुना ज्यादा था। स्पेनिश फ्लू के कारण एशियाई और अफ्रीकी देशों में सबसे ज्यादा मौतें हुई। इन देशों में मृत्यु दर यूरोप की तुलना में 30 गुना अधिक थी, लेकिन यह दर संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में सबसे कम थी, जहां वायरस की उत्पत्ति हुई थी। स्पेनिश फ्लू से 20 से 40 साल के लोगों के मरने की सबसे अधिक संभावना है। बच्चों और गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर अपेक्षाकृत कम थी। हालांकि गर्भवती महिलाओं के संक्रमित होने की संभावना अधिक थी, लेकिन परिपक्व उम्र के पुरुष और महिलाएं दोनों ही संक्रमण के शिकार हुए और उनकी मृत्यु हो गई। ऐसी ही घटनाएं पूरी दुनिया में देखी गई हैं। शहरों की तुलना में गांवों में मृत्यु दर अपेक्षाकृत कम थी। हालांकि कुछ शहर पूरी तरह से वीरान थे, पड़ोसी शहरों में कम क्षति के उदाहरण थे। स्पेनिश फ्लू ने जिस तेजी से इंसानों को संक्रमित किया, वह पहले या उसके बाद कभी नहीं देखा गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में तो ऐसा भी हुआ है कि जब कोई व्यक्ति सुबह उठा तो उसे बीमार महसूस हुआ। नाश्ता करने के बाद ऑफिस जाते वक्त रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। इस बीमारी के लक्षण भी भयानक थे। पहले बुखार और सांस लेने में तकलीफ हुई। शरीर में ऑक्सीजन की कमी के कारण इसका रंग नीला पड़ गया था। इसके बाद श्वसन तंत्र में खून जमा हो गया, उल्टी और नाक से खून बहने लगा। अनेक लोग अपने ही रक्त में लौट लौट कर मर जाएंगे। ये वायरस पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल रहा है। उदाहरण के लिए 1918 में फारस यानी ईरान दुनिया के असफल देशों में से एक था। रूस और ब्रिटेन से प्रतिस्पर्धा के कारण वहां की सरकार कमजोर और लगभग दिवालिया हो गई थी। परिणाम स्वरूप वहां समुचित स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं हो सकी। अगस्त 1918 में जब पूर्वोत्तर ईरानी शहर मशाद में स्पेनिश फ्लू फैला, तो यह रातों रात महामारी बन गया और 2/3 लोग इस वायरस से संक्रमित हैं। लेकिन फिर भी यह और भी विकराल रूप धारण कर लेता है, क्योंकि आवाजाही पर कोई रोक नहीं है। हालात में सुधार होने पर शहर की 8 से 22% आबादी की मृत्यु हो गई है। सितंबर 1918 में स्पेनिश फ्लू ने अपना सबसे घातक रूप ले लिया। सितंबर से दिसंबर तक कुल 13 हफ्तों में इस वायरस के कारण दुनिया भर में सबसे ज्यादा मौतें हुईं। अकेले अक्टूबर में संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 200,000 लोग मारे गए, जबकि प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिकी सैन्य मौतों की कुल संख्या 116,000 से थोड़ी अधिक थी। इतनी बड़ी संख्या में हुई मौतों से अमेरिकी चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई। इसके साथ ही कब्र खोदने वालों और दाह संस्कार करने वालों की स्थिति से निपटने की कोशिश में 8 से 22% लोगों की मौत हो गई। परिणाम स्वरूप उन्हें एक साथ कई लोगों को सामूहिक दफन देने के लिए मजबूर होना पड़ा। स्पेनिश फ्लू आखिरी बार जनवरी 1919 में आया था। पहले चरण में इस वायरस की रफ्तार धीमी थी, लेकिन दूसरे पार्ट में यह भयानक रूप ले लेता है। फिर आखिरी स्टेज में वायरस की रफ्तार काफी हद तक कम हो जाती है, लेकिन फिर भी मार्च 1920 में उनके जाने से पहले ब्रिटेन में 250,000, संयुक्त राज्य अमेरिका में 675,000, जापान में 400,000 और दक्षिण प्रशांत द्वीप समूह का 5वां हिस्सा मर गया। सबसे खराब स्थिति भारतीय उपमहाद्वीप में थी। 1918 में यूरोप और अमेरिका में स्पेनिश फ्लू महामारी ने आकार लिया। उस समय भारत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था। परिणाम स्वरूप प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के लिए बड़ी संख्या में सैनिक लड़े, जिनके माध्यम से बाद में भारतीय उपमहाद्वीप में स्पेनिश फ्लू महामारी ने आकार लिया। ब्रिटिश भारत में मानव स्वच्छता बहुत खराब थी।
लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी अधिक नहीं थी। स्पेनिश फ्लू के कारण उपमहाद्वीप में सबसे ज्यादा मौतें हुईं। यह संख्या लगभग 18 से 20 मिलियन थी, यानी सिर्फ एक वायरस के हमले में करीब 2 करोड़ लोगों की मौत हो गई, जो किसी एक देश के तौर पर सबसे ज्यादा था। लेकिन सटीक संख्या कभी ज्ञात नहीं होती। यदि सही गणना की जाए तो मरने वालों की संख्या अधिक होने की संभावना है। हालांकि यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे युद्ध में भाग लेने वाले देश दुनिया भर में स्पेनिश फ्लू की भयावहता फैलाने के लिए जिम्मेदार थे। टीकों और एंटीबायोटिक्स से पहले के दिनों में बीमारी का फैलना आम बात थी। इस बीच यूरोप और अमेरिका ने यह जानने के बाद भी सच्चाई को गुप्त रखा, जिससे वायरस को अजेय होने में मदद मिली। युद्ध के मैदान में गोलियों की तुलना में युद्ध के मैदान में पैदा हुए वायरस से अधिक निर्दोष लोगों की जान चली गई है। इसलिए हमें युद्ध के रास्ते से बचना चाहिए। युद्ध सिर्फ एक सभ्यता को नष्ट नहीं करता, साथ ही इसने लाखों लोगों की जान भी ले ली।